और सुनाइए, कैसे हैं आप सब लोग। आज तो मार्केट ऐसी है कि जैसे कुछ होगा ही नहीं या हो ही नहीं रहा है, या बढ़ एक बढ़ते ही जाता है। एक तरीके की कंसोलिडेशन और उसके बाद फिर अपवर्ड्स मूव आ रहा है। एक बार हम लोग निफ्टी के चार्ट पे फिर दिमाग लगा लेते हैं। तो देखिए, कल हमने जहां बाजार छोड़ा था, ये मैंने आरएसआई की एक रेंज मार्क की है। इस रेंज के ना तो ये ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है ना नीचे आ रहा है, एक साइडवेज एक्शन नजर आ रहा है। इसका मतलब जो हमने वीकेंड पे वेबिनार में डिस्कस किया था कि मंथली और वीकली मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है, और हालांकि छोटे टाइम फ्रेम पे एक इनडिसीजन और डेली टाइम फ्रेम पे एक स्लगिशनेस और आरएसआई का पिछड़ापन अपने को नजर आ रहा है। मैंने अब ये डेली चार्ट लगा दिया है। आइए आपको डेली चार्ट थोड़ा सा और ध्यान से समझाता हूँ। ये देखिए, इस पॉइंट तक आरएसआई और प्राइस दोनों साथ साथ में नई हाईज बना रहे थे। उसके बाद जब इस हाई के ऊपर प्राइस ब्रेक हुआ तो आरएसआई अभी तक पिछड़ रहा है। आरएसआई अभी पुराने हाई के ऊपर नहीं गया है या उसके नजदीक भी नहीं गया है। तो कल इस बात की संभावना थी कि ये जो कल की कैंडल बनी थी, अगर कल का लो ब्रीच होता तो हमको ये कैंडल एक हैंगिंग मैन कैंडल के रूप में कन्वर्ट होती हुई समझ में आती। इसलिए कल जाने से पहले मैंने ये मार्क किया था कि कल का लो एक इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड बन जाएगा प्राइस के हिसाब से। और 75 मिनट चार्ट पे जैसा अभी हम देख रहे थे, यहाँ अब आप देखिए, कल ये समझ में आ रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। ये अभी तक हम कल के चार्ट पे ही हैं, मगर आज ये नीचे खुला जरूर, मगर उसके बाद जो ये नीचे वाला थ्रेशोल्ड था वहीं पे आके अटका, और अब ये वापस ऊपर की ओर जा रहा है। तो हमारे पास हमारे जो इंडिकेटर हैं वो यही कह रहे हैं, जहां पे कहानी हमने कल शाम को खत्म की थी, कि अगर इस पॉइंट के इस थ्रेशोल्ड के ऊपर आरएसआई निकलता है तो इसका मतलब मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू। और अगर इस थ्रेशोल्ड के नीचे वाले थ्रेशोल्ड के नीचे आरएसआई बंद होना शुरू होता है तो फिर वो हमारे लिए एक रेड मार्क हो जाएगा, एक करेक्शन का, एक डिप का, एक वो वहां से हमको संदेश मिलेगा। तो अभी हमको ना ऊपर का मैसेज मिला है ना नीचे का मिला है, और ये एक तरह का साइडवेज एक्शन चल रहा है। तो मैंने खुद इसमें अपनी जो कैश की पोजीशन थी वो थोड़ी सी हल्की कर ली है, और कोई इस हफ्ते में आज के दिन जो भी छोटी मोटी पोजीशंस मैं बना रहा हूँ उनको मैं इंट्रा डे के हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बाजार स्लगिश होता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैं हमेशा हेज्ड पोजीशन बनाता हूँ, और मैंने अपने संडे के वेबिनार में भी ये बात बताई थी कि कैसे एक रेशो स्प्रेड मैंने बनाया है जिसमें 14,000 की कॉल खरीद के 14,200 की बेची है और 14,500 की बेची है। ऐसा करने से मेरा जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड है, और मुझे एक रेंज मिली है 14,000 से 14,700 के बीच में, जिसके बीच में अगर बाजार रहता है तो मुझे कमाई होने के चांसेस हैं। लेकिन जो लोग हेजिंग नहीं समझते हैं, जो लोग रेंज बाउंड प्ले नहीं समझते हैं, उनके लिए इस साइडवेज बाजार में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वन वे मूव अगर ऊपर या नीचे की तरफ देगा तभी नेकेड कॉल या पुट खरीदने का फायदा है। अदरवाइज
प्रीमियम डिके होगा और जो हम नेकेड कॉल या पुट खरीदते हैं उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट आने की गुंजाइश नहीं रहेगी। स्क्रीन के सामने बैठ के समय लगाने वाले लोग कुछ वसूली जरूर कर लेंगे, लेकिन जो कॉल या पुट खरीद के स्क्रीन के सामने से हट जाएंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. चलिए, आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल है किसी स्टॉक को लेके या किसी कंसेप्ट को लेके तो आप पूछ सकते हैं। सर हिंदुस्तान कॉपर का एक बार स्टॉक देखोगे? हिंदुस्तान कॉपर देख लेते हैं अभी। ठीक है पीयूष, अच्छा चार्ट है ये। अप मूव के बाद में पुराने रेजिस्टेंस के पास एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। आप ये देखो, ये पुराना वाला यहाँ पे सप्लाई जोन था और इस पुराने रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन तक ये नीचे से आया और अब ये इस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्चुअली सरकारी कंपनी है। मैं थोड़ा सा सरकारी कंपनीज और पीएसयूज में, चाहे वो ओएनजीसी हो या आईओसी हो या हिंदुस्तान कॉपर हो, मेरा कुछ मन में एक पर्सनल बायस रहता है तो मैं इसमें पैसे नहीं लगाता हूँ। लेकिन टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि भाई ये पुराने रेजिस्टेंस के पास में एक कंसोलिडेशन है और यहाँ से ब्रेकआउट आके फिर अगला जो पॉइंट आएगा वो ये 77 और 80 के बीच में आएगा। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि 77 से 80 तक का रास्ता खुल जाएगा एक बार अगर ये इस पॉइंट के ऊपर बंद होने लगेगा। आप इसको अगर वीकली चार्ट पर देख रहे हैं तो इस क्लोजिंग पॉइंट को देख के इसकी समझ सकते हैं, या इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करके तब ये देख सकते हैं कि आपको किस पॉइंट पे पोजीशन बनानी है। थोड़ा सा आरएसआई यहाँ पे पिछड़ती हुई लग रही है तो हो सकता है यहाँ थोड़ा और समय लगाए। बाय द टाइम आरएसआई थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाएगी और जब यहाँ से ये ब्रेकआउट आएगा डेली पे, अगर ये 64 के आसपास बंद होता है, 64 या उसके ऊपर, तो फिर अगले दिन एक तेजी दिखा के वही 77 से 80 तक का इसका पहला टारगेट है। सर आफ्टरनून जैसे समझे सर, चैट बॉक्स पे मैंने मेंशन किया है, आज ही डिलीवरी आई है, कैश की बाइंग है ये शारदा एनर्जी में। सर एक थोड़ा सा गाइड करें कि इसको कैसे कहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। देखिए, जब किसी स्टॉक में 15% रिटर्न मिले तो ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. विजय भाई, आप चार्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखिए, जो भी आदमी चार्ट देखता है उसके लिए सबसे आसान और पहला काम ये होता है कि वो रेंजेस आइडेंटिफाई करे। शारदा एनर्जी के अंदर 423 रुपए का टारगेट जो है वो एक वाजिब टारगेट है, 423 से 430 के बीच में। तो अगर आपने कल परसों में एंट्री ली है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा 420 425 के आसपास। वहां पे एक रेजिस्टेंस है, वहां जाके प्राइस फिर से अटकने की। तो ये हमको जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको इन रेंजेस को मार्क कर लेना चाहिए, प्राइस की रेंजेस को। अब जैसे ये बहुत ही आसान चार्ट है, इसमें आप ये देखिए कि ये जो पहले ये रेंज थी, इस रेंज पे आके ये अटका यहाँ पर, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया, अब ये अगली रेंज पे जा रहा है। तो पहला टारगेट 423 425 है, उसके बाद टारगेट 500 रुपए का है। नीचे में आपको ये देखते रहना है कि जो आपका ऑसिलेटर है वो कोई थकान तो नहीं बता रहा। अब ये ऑसिलेटर भी यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो 425 का टारगेट तो आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं सर? नीचे वॉल्यूम में इंडिकेटर, ये वॉल्यूम है, ये आरएसआई है। अच्छा वॉल्यूम विद आरएसआई नहीं, ये नीचे ये जो कैंडल्स नजर आ रही हैं ये वॉल्यूम की कैंडल है, ग्रीन और रेड, और ये जो लाइन है ये आरएसआई है, लिखा भी हुआ है यहाँ आरएसआई। थैंक यू।
हेलो सर, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ धर्मेंद्र जी बोलिए, बहुत दिन बाद आवाज सुनी आपकी। जी सर, धन्यवाद आपका। सर वो बैंक निफ्टी में नया फ्रेश ब्रेकआउट आएगा जैसा कुछ लग रहा है। बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे तो मुझे कल शाम को देखा था मैंने, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में काम नहीं करता हूँ। देख लेता हूँ एक बार। देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पर इस पॉइंट पे ना एक पुराना रेजिस्टेंस है, जो इसका पुराना हाई था। जैसे निफ्टी तो पुराने हाई के ऊपर आ गई, मगर बैंक निफ्टी अभी पुराने हाई को नहीं पार कर रही है। तो बैंक निफ्टी में ये आप देखिए, मैंने ये पुराने 2 हाई को मार कर दिया है। जो ये सबसे आसान तरीका है रेजिस्टेंस या सप्लाई मार्क करने का। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस में नए हैं उनको ज्यादा गूढ़ बात बताने की जरूरत नहीं है, वो इतना ही समझ लें, इतना ही काफी है। तो आप ये देखिए 31,700 से 32,500 के बीच में एक रेंज है जहां पर कि कुछ सप्लाई आने की संभावना है। लेकिन वीकली चार्ट पर अभी हमको कोई थकान या कोई कमजोरी नजर नहीं आई है। ये तो वीकली चार्ट की बात मैं कर रहा हूं। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर। अलग अलग टाइम फ्रेम में देखना जरूरी इसलिए है ताकि आपको ये समझ में आए कि किस टाइम फ्रेम पे कमजोरी है, और अगर आपको कमजोरी खेलनी है तो उसी टाइम फ्रेम पे आपको रहना है। अब आप ये देखो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डेली चार्ट पर पिछले 4 दिन से ये रेड कैंडल बन रही थी, और इन रेड कैंडल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 31,510 था। ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ सब। तो 31,510 के ऊपर अब ये 31,635 दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट लिया है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर ये सप्लाई जोन है। एक बार 75 मिनट पे भी चले जाते हैं। अब ये थोड़ी सी आप ये देखिए, हालांकि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई पिछड़ रही है। अब मैं इस वाले हाई को अगर मार्क करूं, सब चीजें हटा देते हैं। इस हाई को मार्क कर दिया जिसके ऊपर की ये निकला है आज बैंक निफ्टी, लेकिन आप ये देखिए आरएसआई का ये जो हाई था, इस हाई के ऊपर ये नहीं निकला। तो अगर ये इसके ऊपर निकल जाता तो मोमेंटम ज्यादा होता। अभी मैं ये कहूंगा कि मोमेंटम कम ही है, और इस पर्टिकुलर डिप का एक एक्सटेंशन अगर मैं ड्रॉ करूं तो मुझे इमीडिएट टारगेट जो मिलेंगे वो 31,675 और 31,765 पहले टारगेट। मैं ये 2 बता रहा हूं आपको। और अगर जैसे मान लीजिए 31,750 765 तक ये पहुंचता है, तब आप अपनी एक निगाह आरएसआई पर भी रखिए, और उस प्राइस के ऊपर जाते हुए अगर आरएसआई भी इस लेवल के ऊपर चली जाती है, तब आप ये मान लीजिएगा कि और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर प्राइस के ऊपर जाने पर आरएसआई फिर भी पिछड़ी रहती है, तब थोड़ा सा सावधान रहिएगा और रात में कैरी ओवर ना कीजिएगा, दिन में ही अपना प्रॉफिट बुक करके घर जाइएगा। तो ये बेसिकली हमने फिबोनाची एक्सटेंशन से इस ब्रेकआउट के टारगेट्स निकाल लिए, और वो टारगेट्स अगर यहाँ आरएसआई भी उन प्राइस मूव के साथ में बराबर मूव करती रहती है तो हम अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आरएसआई पिछड़ती हुई लगती है तो ओवरनाइट पोजीशन नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि भैया घर जाने से पहले प्रॉफिट बुक कर लें। धर्मेंद्र भाई, ये थोड़ी ज्यादा टेक्निकल हो रही हो बात तो बता देना आप मुझे। नहीं नहीं, आपने बहुत ही क्लियर ढंग से समझा दिया, बहुत ही बिल्कुल सर, बढ़िया ढंग से समझाया सर आपने। ठीक है ठीक है ठीक है। धन्यवाद सर आपका। वेलकम वेलकम। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. सर वबा और सीएंट दो स्टॉक, सीएंट में ब्रेकआउट मान सकते हैं क्या सीएंट में? और वबा कुछ चलने का चांस है क्या? टोटल रेंज में ही चल रहा है। रेंज में ही चल रहा है, वो अटका हुआ है। कि मैं तो उसमें 195 से 220 के बीच में 2-3 बार पैसे बना चुका हूँ। सीएट देख लेते हैं पहले। देखिए तरीका वही है चार्ट देखने का कि हायर टाइम फ्रेम से शुरू करें। अब आप ये देखिए पिछले ये वाला जो सेटअप है, ये एक
पॉजिटिव सेटअप है। अब इसके अंदर अपने को, इसको मैं आप लोगों की आसानी के लिए लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। अब आप ये देखिए, एक्चुअल ब्रेकआउट तो इस पॉइंट के ऊपर आएगा। अगर मान लीजिए मैं सीएट में प्ले करता तो मैं क्या करता, ये हमारा चार्ट था, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था और ये पुराने, आप यहाँ पर सपोर्ट मार्क करो, यहाँ से ब्रेकआउट आया तो एक सपोर्ट पॉइंट ये था और दूसरा ब्रेकआउट यहाँ से था तो दूसरा सपोर्ट पॉइंट ये था। तो इसको भी हम दोबारा लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके, ये 2 पॉइंट हैं, तो ये पहली सपोर्ट, ये दूसरी सपोर्ट। अब इन सपोर्ट्स के पास में हमने कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन देखनी है। कैंडल स्टिक यहाँ पे क्या कोई बुलिश सेटअप बना रही है? तो आप ये देखो, इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई, फिर ये 4 ऐसी कैंडल बनाई। जब ये 4 साइडवेज कैंडल बनी तो अपने पास यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका है कि इन 4 कंजेशन या कंसोलिडेशन बनाने वाली कैंडल्स के ऊपर जब प्राइस निकले, आप ये चारों कैंडल देखो, 1 2 3 4 5, इन पांचों का हाईएस्ट क्लोज क्या था? अब जैसे इसका क्लोज था 1066, इसका था 1060, इसका था 1064, इसका था 1070 और इसका था 1071। तो इस कंसोलिडेटिंग कैंडल्स का जो डोजी लाइक साइडवेज कैंडल थी, इनमें हाईएस्ट क्लोज था 1071। जिस दिन प्राइस 1071 के ऊपर बंद हुआ, यहाँ पर आप देखो प्राइस 1080 पर बंद हो रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखे हुए हो तो 1080 के ऊपर आपको लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए थी और ये आपका पहला टारगेट था। अब ये इस जगह पे आके अटकेगा। 1080 से 1180 या 1170 90 रुपए का टारगेट था और ये नीचे में यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था। अब ये यहाँ पे आके अटकेगा, यहाँ आप पार्ट बुकिंग कर सकते हैं और जब दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद दोबारा ऊपर भागे तो दोबारा इसको पकड़ सकते हैं और तब आप यहाँ पर एक फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करके उस ब्रेकआउट का टारगेट निकाल सकते हैं कि भाई अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया है तो ये 1250 तक जाएगा या 1325 तक जाएगा। तो हम लोग जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उस पे नजर लगाने की बजाय अगर चार्ट रीडिंग करें और उसके अंदर इस तरह से प्राइस एक्शन को समझें, उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस और कैंडल स्टिक फॉर्मेशंस वगैरह को समझते हुए काम करेंगे तो हमको पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अदरवाइज कोई ये बता दे कि यहाँ खरीद लेना, यहाँ बेच लेना, तो आप एक अंधे की तरह से चलते रहोगे। ये पता तो होगा नहीं कि हम क्यों खरीद रहे हैं, हम क्यों बेच रहे हैं। देयर शुड बी अ लॉजिक, देयर शुड बी अ कंसेप्ट अपॉन विच यू हैव टू वर्क। विनय भाई, आप तो मेरी सारी बात को बड़े अच्छे से समझ गए होगे, आप तो वेटरन आदमी हो। यस सर, डेफिनेटली। तो ये तो हो गई बात सीएट की। अब दूसरा सवाल था आपका वाबाग से। ये देखो, मैंने पहले से ही ये वाबाग की ये रेंज मार्क की हुई है, इसको फिर हम हायर टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, ये जो पुराना ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस, बाकी सब लाइन हटा देता हूँ मैं। अब मैं सिर्फ इस रेजिस्टेंस को मार्क कर देता हूँ जिसके पीछे आपका सवाल छुपा हुआ है कि भाई ये चल क्यों नहीं रहा। तो ये आप देखो, यहाँ से इसने एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इस तरह से जो ये जब ये सपोर्ट ब्रीच हुआ नीचे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से प्राइस एक बार आके रिजेक्ट हुआ है, दोबारा आके रिजेक्ट हुआ है, फिर तीसरी बार रिजेक्ट हुआ है, लेकिन इन द प्रोसेस ये यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। तो वाबाग जैसे स्टॉक हो सकता है कि आपको आपकी पेशेंस को टेस्ट करें, मगर अगर आप थोड़ा सा अपना समय टाइम फ्रेम हायर रखेंगे तो ये आप देखो, ये
मोटे तौर पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा है, और यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो ये फिर इस पॉइंट तक आपको बड़े आसानी से ले जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपको पेशेंस लूज नहीं करनी चाहिए। नीचे में भी आप देखो, यहाँ से 60 के ऊपर के लेवल पे जा रहा है, बने रहिए। मैं तो इसमें जैसे आपको बताया कि थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, आज भी मेरी पोजीशन इसमें बनी हुई है, और शायद आज मेरे पास इसमें जो भी स्टॉक हैं उनकी वैल्यू 100 रुपए से भी कम की है, इसलिए मुझे तो कोई परेशानी होती नहीं है। आपने भी शुरुआत की, मुझे याद है पहली पोजीशन 120 के आसपास हम लोगों ने बनाई थी जब हम ग्रुप में काम कर रहे थे, तो वो आपको अच्छा भी। अच्छा अच्छा रिटर्न मिला था वो टाइम पे। हाँ, तो वो उस वक्त ये वाली कैंडल आपके पकड़ में आ गई थी, हाँ, इसलिए बढ़िया मिल गया था। तो यहाँ से भी कंसोलिडेशन के बाद निकलेगा। तो अब बात ये है कि कंसोलिडेशन देखिए, निफ्टी में 4000 स्टॉक हैं, 1500-2000 फ्रिक्वेंटली अच्छे ट्रेड होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी में कंसोलिडेशन चल रही होती है। अगर हम 5 स्टॉक में काम करते हैं तो अपने को, अगर हम थोड़े से जैसे मोमेंटम ऑसिलेटर्स को और वॉल्यूम की स्टडी के बेसिस पे, जैसा मैंने पिछले 1-2 वेबिनार में आप लोगों को बताया भी कि कैसे हायर मोमेंटम वाले स्टॉक्स को हम पकड़ सकते हैं, तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मेन बात ये है, मुझे ये जान के खुशी है कि आप सब लोग जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका अब नुकसान होना बंद हो गया है और प्रॉफिट होना शुरू हो गया है। यही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट। सर लास्ट टाइम आपने 2 हफ्ता पहले किया था और हाँ। इसके बारे में पूछा था, आईटी के बारे में। उसके हम्म बाद में एलटीआई में पोजीशन बना है वो टाइम पे। हम्म अभी आज एकदम जोरदार ब्रेकआउट है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उस दिन हमने आईटी के बारे में किया था, और उसके बाद आईटी स्टॉक रुक नहीं रहे। हेलो सर, सॉरी सर बीच में बोलने के लिए, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। बोलो धर्मेंद्र प्लीज। जी, मैंने बैंक निफ्टी बाई किया हुआ था फ्यूचर अभी हाँ। 31568 पर, हम्म और एक 32,000 का पुट भी मैंने हेज किया था उसके साथ में। अच्छा। तो मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इसको जैसे कैरी करूं या इसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मुझे अभी। ये तो देखो भाई, आप कैसे ट्रेडर हो और आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, ये इतना डिटेल में मुझसे, मेरे से इतनी हैंड होल्डिंग ना करवाओ। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था, एक बार मैं वापस चला जाता हूँ, देखता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप वो करो जो मैं कहूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया ये यहाँ से ब्रेकआउट आया, और ये देखिए एक्सटेंशन के हिसाब से 31,765 और 31,890, ये 2 लेवल अपने को नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको घबराने की बात क्या है? मैं अब आपको ऊपर का लेवल बता दिया, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको हटाऊं और आपको ये बताऊं कि कैसे। अब ये वाली जो कैंडल आपकी है, देखिए ये एक आउटसाइड बार है, ये छोटी कैंडल के नीचे से ये बड़ी कैंडल शुरू हुई है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। तो टारगेट आपको पता चल गया, स्टॉप लॉस आपको पता चल गया, ये है 31,268। इसको और छोटा कर दूं, 15 मिनट पे कर दूं, तो देखिए कितनी अच्छी कैंडल 15 मिनट पे नजर आ रही है। तो एज अ ट्रेडर आप क्या फैसला लेते हो वो आपके हाथ में है, लेकिन एज अ चार्ट रीडर मुझे ये नजर आ रहा है कि भाई इस ये जो पॉइंट है 31,268, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। आप किस पॉइंट पे लॉन्ग हुए हो, यहाँ पे लॉन्ग हुए हो या यहाँ पे लॉन्ग हुए हो? सर वो जो ब्रेकआउट आया था ना उसके अंदर, जब मैंने आपको नहीं फर्स्ट टाइम पूछा था, तो वो हाँ पॉइंट पर ही था, वो ब्रेकआउट लेवल पर ही, तभी मैंने बाई किया था उसको। बहुत अच्छा किया था आपने, बहुत अच्छा किया हाँ, और इसी आपका क्वेश्चन आंसर सेशन में ये इतना फास्ट रिकवर हो गया, फास्ट भागा ये ऊपर की तरफ। था। चलिए ठीक है, हाँ के सेशन में ही आपको फायदा हो गया तो अच्छी बात है। जी जी जी। तो ये एक्चुअली जो इस वक्त जो ब्रेकआउट आता है 2 बजे के बाद से, वो आखिर तक सस्टेन करता है, तो आपको 3 सवा 3 बजे तक तो बने रहना चाहिए, उससे पहले नहीं घबराना चाहिए।
जी जी धन्यवाद सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, कमल बोल रहा हूँ, कमल से। हाँ कमल जी बोलिए बोलिए ना। सर एक स्टॉक है विधि इंग्रेडिएंट्स, वो देखेंगे जरा, अच्छा लग रहा है मुझे काफी। कई दिन से मेरे उस पे आ रहा है स्कैनर्स पे। अच्छा, आ रहा है आपके स्कैनर पे? मेरा और आपका स्कैनर एक ही है भाई, अलग अलग थोड़ी है। ओके, यस सर। ये वो पुल बैक स्टॉक्स में आ रहा है मेरे पास, और हम्म, इसने ये पिछले हफ्ते कैंडल भी अच्छी बनाई है, तो जी। स्टॉक अच्छा है। ये शायद कोई डाई, कलर डाई वगैरह, वो फूड फूड ग्रेड के वो बनाते हैं ये कुछ। हाँ जी सर, ये फूड कलर्स बनाते हैं, बेसिकली एशिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। देख लो, क्योंकि मैंने भी इसको देखा था, इसलिए मैं आपको ये बात बता पाया। अब आप ये देखो, ये पुराना सर जो आपने यहाँ कंफर्मेशन दे दी, बस अब तो निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। मैंने इसमें कुछ बाइंग की थी, तो इसलिए सोचा एक बार आपसे कंफर्मेशन ले लें। ठीक है ठीक है ठीक है। राइट सर, थैंक यू। और बताएं, किसी और भाई का कोई और सवाल? सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। विजय आरसी बोल रहा हूँ सर। हो क्या बात है, आज आप फुर्सत मिल गई आपको। बहुत बिजी आदमी हो गए यार विजय भाई। थोड़ा सा सर हेक्टिक हो गया आजकल शेड्यूल, तो हाँ। टाइम एडजस्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो अभी लंच टाइम, अभी मतलब मेरे विनय पास कि अभी ना मुझे ये खबर मिली कि पंजाब में एक किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारी जो मोबाइल टावर्स हैं उनको उनके साथ छेड़खानी करी गई है, उनको खराब किया गया है। तो राइट मैं सर। सोच रहा था, मेरे मन में ये बात थी कि विजय भाई को काम मिलेगा, घूमने के लिए पंजाब भी आएंगे जरूर। पंजाब तो सर मैं मेरी करियर के शुरुआत में आया था, जब हाँ हाँ एस्कोटेल का नेटवर्क चालू हो रहा था। तो जलंधर, लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़, ये हाँ। तो 4 सिटी अब काफी आपको सारा। एस्कोटेल नहीं, अब आपको रिलायंस की टावर लगाने के लिए आना पड़ेगा यहाँ, चाहे अब 6 महीने बाद आओ चाहे अभी आओ, वो तो टाइम बताएगा। पता नहीं सर, अभी यहाँ से तो अभी बॉम्बे से ही छुटकारा होना मुश्किल दिख रहा है, इतना काम है यहाँ पर। अच्छी बात है। कोई नहीं सर, आज का आपका और एक स्टॉक बहुत जोरदार ब्रेकआउट दिया, इगारशी मोटर्स। गारसी मोटर्स। आज तो कुछ 14% ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो इगारसी मोटर की तो ये शुरुआत हुई है। एक्चुअली कंपनी बहुत अच्छी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये मैंने भी लिया हुआ था, राइट सर। लेकिन मैंने लिया था इस पॉइंट पर। ये जब ये यहाँ से चला था, यहाँ पर लिया था। अभी हाल फिलहाल में मेरे पास इसकी पोजीशन नहीं है, लेकिन बढ़िया है। अभी आप देखो, ये यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, अभी ये काफी ऊपर जाने की संभावना है। हो सकता है एक बार ये यहाँ 395 के आसपास अटके, क्योंकि ये पुराना यहाँ पे एक सप्लाई पॉइंट है। ये 2 पॉइंट अगर मैं आपके मार्क करूं, तो ये 2 पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे। पुराना प्राइस यहाँ से देखिए नीचे थ्रस्ट आया था, जो हम हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं। इस पॉइंट पे देखिए, ये वीकली में डोजी थी, और इस डोजी के बाद में इसने प्राइस को नीचे पुश किया था। उसके बाद प्राइस रिकवर होकर जब दोबारा यहाँ पहुंचा, तो दोबारा यहाँ पे पुश हुआ। अब ये तीसरी बार इस रेंज में पहुंच रहा है, तो तीसरी बार भी पुश आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो इसको यहीं तक रखे, ज्यादा नीचे ना ले जाए। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो अपनी पार्ट बुकिंग आप 395 और 400 के बीच में कर लीजिएगा, और नीचे आने पे रीबाइंग कर लीजिए। ठीक है सर। ये संडे का session भी अटेंड करने का सौभाग्य मिल गया, उससे सारडा में भी अच्छा पोजीशन मिला किया था और अच्छा प्रॉफिट भी मिल गया सर। बढ़िया बात है, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी ये होगी जब विजय भाई आप मुझे ये बताओगे कि आपने भी चार्ट इंक जैसे किसी स्कैनर पे स्कैनर बनाना सीख लिया है और स्टॉक निकालना सीख लिया है। वो तो आपके सब स्कैनर सर ऑलरेडी हम ये करते ही हैं, खाली कौन से स्टॉक में पोजीशन बनाना, और हाँ वो अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं सर।
नहीं वो हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ में ये जो आपके मित्र हैं ना, ये वेटरन हैं अपने विनय भट्ट जी महाराज। वो तो इनका गाइड कर। हाँ, वो आपको जो है एकदम ऐसा गाइड करेंगे, बिल्कुल सही ले जाएंगे। उनके चक्कर में थोड़ा अभी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में मत आना। अभी आप कैश में रहना। लेकिन ये एक चीज सर, मैं एग्री कर लेता हूँ कि अभी इतनी तो समझ आ गई कि कहाँ, मतलब अभी तक ये होता था कि ब्रोकर कुछ बोलता है और हम लेते जा रहे थे, तो अभी ये हाँ समझ रहे हैं कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ एग्जिट करनी है, उतनी तो समझ आ गई। एग्जैक्टली। थैंक्स सर, थैंक्स। वेलकम वेलकम विजय भाई, ऑलवेज नाइस टू स्पीक टू यू। हेलो सर, धर्मेंद्र बोल रहे हैं। क्वेश्चन था सर। हाँ धर्मेंद्र बोलिए। तो ये सर आप स्कैनर भी बनाना आपके कोर्स में सिखाते हैं क्या सर? वो जैसे ये बात कर रहे अरे थे लास्ट में। आपको मैं पिछले 2 संडे से जो है वैसे ही सिखा रहा हूँ, उसके लिए कोर्स की क्या बात है। कोर्स में तो पता नहीं क्या क्या बताता हूँ मैं। कोर्स में तो मैं आदमी का मिजाज बताता हूँ। अच्छा, ऐसा देखो है। ऐसा होता है कि जैसे ये जितने लोगों ने अभी बात करी, उनमें से ज्यादातर लोग मेरे साथ 2-2 महीने तक थे। तो अच्छा, 2 महीने में क्या होता है कि आदमी का अपना खुद का एक जो टेम्परामेंट है वो बदलता है, क्योंकि 2 महीने में बाजार कई तरह के रूप दिखाता है। अगर मैं आपके साथ मान लो 2 घंटे का वेबिनार करता हूँ और 2 घंटे के वेबिनार में ज्ञान पेल के चला जाता हूँ तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं अगर 2 महीने तक हर दूसरे दिन आपके साथ आता हूँ और रोज एक बात को आपके दिमाग में डालता हूँ, तो उससे धीरे धीरे आपकी जो समझ है बाजार को लेके वो और पुख्ता होती है। तो सर आप तो वीक में 2 दिन होता है ना सर क्लास? वीक में 3 दिन होता है। 3 दिन होता है? अच्छा, हाँ हाँ। ओके ओके। अभी मैं नया बैच 15 तारीख के आसपास शुरू करने की सोच रहा हूँ। आपको फिर इनविटेशन भेजूंगा, आप मन बनाइएगा। जरूर जरूर, श्योर श्योर, इस बार तो करेंगे। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghumantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. Sir, Anish Arora, please भाई give your बोलिए। view on L&T Infotech. एल एन टी इन्फोटेक तो हम लोगों ने, जैसे अभी हमारे विनय भट्ट जी ने बताया ना, एक्चुअली हम लोग जो वेबिनार करते रहते हैं संडे को, उसमें हाँ जी सर। इनफॉर्म हम लोग, ये देखिए मैंने पुरानी लाल लाइन खींची हुई है और इस लाल लाइन के ऊपर मैंने बताया था कि आप लोग इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाइए। अब क्या होता है कि ये चला गया शेयर एकदम ऑल टाइम, आप देख रहे हैं हाई के ऊपर। हाँ जी। अब हमारे पास इस शेयर में कोई ऐसा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है जिसके आधार पे मैं ये कह सकूं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है या यहाँ पर सपोर्ट है। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल करना होता है और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाने होते हैं। तो अभी आप ये देखिए एल&टी के बारे में, इसका ऊपर का टारगेट तो अभी बताना मुश्किल है, मगर आप ये देखिए ये यहाँ से इस पॉइंट के पास से कंसोलिडेशन करके निकला था। ओके। ये यहाँ पर आपको रीबाई करने का पॉइंट है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, ये ऊपर वाले मोमेंटम में है। अगर आपके पास पहले से है तो आप इस पॉइंट पे और बाई कर सकते हैं। ओके, इतने हाई में बाय कर सकते हैं? इसको यहाँ नीचे आने पे बाई करने को कह रहा हूँ भाई मैं, जो जिस पॉइंट से ये निकला है ना, हाँ जी। ये 3698 3700, ये अब हाँ इसके जी। लिए एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन गया है। हाँ जी। तो ये ओके। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी भी इस चार्ट को भी अगर आप देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये काफी समय तक स्टॉक जो है वो साइडवेज चलता है। ये छोटी छोटी यहाँ पे कैंडल बनती हैं, ये एक तरह का एक्यूमुलेशन पॉइंट होता है। उसके बाद एक्यूमुलेशन के बाद में स्पर्ट होता है, फिर ये एक्यूमुलेशन होता है, फिर स्पर्ट होता है। तो अब यहाँ पे ओके। देखने की बात क्या है कि जब भी ये लाल कैंडल बन रही है, आप ये वॉल्यूम देखिए, ये छोटी वॉल्यूम है।
और ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो ये हाई वॉल्यूम है। ओके सर। तो अगर मान लीजिए यहाँ से कोई शार्प फॉल आता है और वहां पर वॉल्यूम जो है इन ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम से ज्यादा होती है, तब आपको नहीं खरीदना है। ओके। ठीक है, क्योंकि जब लाल कैंडल बन रही है और वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब कि जो मेजर प्लेयर्स हैं उन्होंने माल बेच दिया है, वो स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं। तो हमेशा हमको ये देखना है कि जब भी साइडवेज मूव आए या जब भी थोड़ी बहुत करेक्शन आए तो वॉल्यूम कम होनी चाहिए। कम वॉल्यूम जो है वो एक्यूमुलेशन का और एक करेक्शन का प्रतीक होती है। अगर वो ज्यादा वॉल्यूम है तो वो सेल ऑफ का प्रतीक होती है। ओके आप सर। और मैं बेसिकली जो ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, इससे हाँ हम जी। ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो बाजार के मेजर प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। एक यस। तरह से आप मान लीजिए कि कोई बस खड़ी है या कोई बड़ी रेलगाड़ी खड़ी है और हम उस रेलगाड़ी के अंदर सवार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी बस अपनी रेलगाड़ी तो है नहीं। हाँ जी। तो ऐसा करने के लिए हम प्राइस एक्शन के साथ में वॉल्यूम और मोमेंटम ऑसिलेटर्स का भी सहारा लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से वन फाइन डे यू सी के सडनली एक ही दिन में प्राइस यहाँ आ गया, और जब प्राइस यहाँ पर आया तो जो वॉल्यूम की कैंडल बनी थी वो एक लाल कैंडल जो है यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बन गई, मान लो ऐसी कैंडल बन गई। तब आप यहाँ पर मत खरीदिएगा, तब आप ये मत कहिएगा कि संजय जी ने कहा था यहाँ खरीदना है, क्योंकि उसका ओके। मतलब होगा एक सेल ऑफ हो रहा है। ओके। आपको उस सेल ऑफ में से उल्टा शिकार नहीं होना है। ओके। ओके। और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, एग्जिट का कब कुछ पॉइंट? लॉन्ग टर्म जो है ना, ये देखिए आपको एक बात बताऊं मैं, बड़े ज्ञान की बात है, और वो बात ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म काम करते हैं तो आप एक स्टोरी में इन्वेस्ट करते हैं, करेक्ट। तब आप प्राइस में इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन जब आप करेक्ट। ट्रेड करते हैं तो आप प्राइस ट्रेड करते हैं। तो जब करेक्ट। आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं और उसके साथ में आप एग्जिट पॉइंट पूछते हैं तो वो कंट्राडिक्टरी हो जाता है सवाल। अगर ओके। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आपको हर 10% के फॉल पे खरीदना चाहिए, बिकॉज यू बिलीव इन द स्टोरी ऑफ एलटीआई। करेक्ट। लेकिन हम जैसे लोग जो कि ट्रेडर हैं, जो कि किसी भी स्टॉक में 2-3 महीने से ज्यादा नहीं रहते हैं, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहां पे, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट था। ये ब्रेकआउट पॉइंट था मेरा, जहां पर कि मैं पहली बार एलटीआई में घुसा था, और उस दिन से आज तक मैं एलटीआई में 5 बार घुस के थोड़े थोड़े पैसे लेके बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ। ओके। ठीक है, तो इस बात को आप कंफ्यूज ना कीजिए कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए क्या, लॉन्ग टर्म के लिए तो रखना है तो आप रखिए, इसको 10 साल रखिए, इसमें बोनस आएगा, राइट्स आएंगे, अच्छी कंपनी है, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। ओके। राइट। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। सर एक आयनेक्स विंड करके कंपनी है सर, उसका चार्ट देखना सर एक बार। अरे ये विंड एनर्जी वाले जो है ना, ये सब उलझा लेते हैं, इसका वो फंडामेंटल चेक कर लेना भाई, ठीक है। ये ओके विंड सर। एनर्जी वाले, वो मुझे वो कौन सी कंपनी है जिसमें सारी दुनिया उलझी हुई है, कमल भाई आपको नाम याद होगा यार, मैं भूल रहा हूँ। एक विंड एनर्जी सुजलॉन। वाला, सुजलॉन। सुजलॉन है सर। यस यस, सुजलॉन। सुजलॉन ने तो लोगों का ऐसा हाल कर दिया सालों साल में कि अब विंड एनर्जी का मैं नाम भी सुनता हूँ तो कहता हूँ यार छोड़ो, कुछ और खरीद लेंगे। देखो टेक्निकली आप जो बात कह रहे हो वो ठीक है कि यहाँ पर ये 3 अपने को कंसोलिडेटिंग कैंडल्स नजर आई थी और उसके बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इस वाली कैंडल में वॉल्यूम ठीक थी। मगर आप ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ज्यादा दूर नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो इसका बेस्ट पॉइंट था ना पीयूष, वो ये था
जब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था ना, दिस वाज अ बेटर एंट्री पॉइंट, क्योंकि फिर यहाँ से अपने पास एक रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया आ रहा था। अभी मैंने आपके लिए ये रेंज मार्क कर दी है, तो इस रेंज में से अब जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगा उस पे जाना, अभी मत जाना इसके अंदर। ओके ये वाली सर, रेंज ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये वाली अगली रेंज पकड़ेगा। तो अपन जो है ये रेंज टू रेंज खेलें तो अपने को बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ओके सर। समझ गया है कि नहीं समझा? तू ऐसे ही ओके बोल रहा है? नहीं सर, समझ गया सर, मैं समझ गया। हाँ, उदास मत हुआ कर कि भाई सर ने मेरी बात रिजेक्ट कर दी। मैंने अपना अपना व्यू पॉइंट रखा है। नहीं नहीं सर, मैं समझ गया सर, आपने जो बोला। और आया नहीं तू बहुत दिन से, याद आती है मुझे तेरी कभी कभी। सर आऊंगा सर, आपके पास फोन करूंगा सर आपको आने से। कौन सा कोर्स कर रहा है तू आजकल? सर कोई कोर्स नहीं कर रहा सर, मैं वो सीएमटी तो कर रहा था, सीएमटी। हाँ, मुझे किसी ने सूचना दी थी कि कोई कुछ कर रहा है, तू सीएफए या सीएमटी, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। तो सीएमटी सर। हुआ, एक आधा पेपर हो गया? जी सर, फर्स्ट हो गया, उसका भी रिजल्ट आना है। अच्छा, कैसा हुआ? अच्छा हुआ सर। अच्छा, क्या क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है? सर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी था सर, ऐसे बहुत अच्छा। ज्यादा डिफिकल्ट था। ओके। डिफिकल्ट तो था सर, लेकिन सर तो अच्छा हुआ, पेपर अच्छा हुआ। क्या क्या था सिलेबस में? इलियट वेव वगैरह भी था? ये सर सब चैप्टर्स थे सर, इलियट वेव, डॉ थ्योरी, ये सब थे। उसके अलावा भी सर बॉन्ड बॉन्ड मार्केट का भी था, बहुत सारी चीजें थी सर। ओके ओके ओके। तो कितने, 3 लेवल है ना इसके? सीएमटी 1 2 3 ऐसे है ना? यस सर, 3 लेवल होते हैं सर। सर नमस्कार। राकेश राकेश चौहान बोल रहा हूँ सर। हाँ राकेश जी बोलिए। प्रोफेसर साहब क्या हाल है आपके? ठीक है जी, बढ़िया। बोलिए बोलिए भाई। नहीं, मेरी क्वेरी नहीं है कोई, पर मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपसे बहुत कुछ, पता नहीं अभी और कितना है, पर जो है वो सारा मतलब जितना सीख लिया है, वो मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रेड ले रहा हूँ और वेरी गुड। अच्छे जा रहे हैं, सक्सेसफुल। और देखो, खासकर मेरा जो आरएसआई का जो इनसाइट है, वो पहले तो मैं ऐसे देखता था, पर जब से हाँ, आपके वेबिनार्स अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे काफी क्लैरिटी हो गई है इसकी। वेरी गुड वेरी तो गुड। अभी मैं बहुत ज्यादा कैपिटल तो नहीं कर रहा हूँ यूज, पर जितना कर रहा हूँ उसमें मतलब ठीक जा रहा है मेरा सारा ना। नहीं, ये अच्छा है। आप चाहे छोटा कैपिटल करो, लेकिन पेपर ट्रेडिंग की बजाय एक्चुअल ट्रेडिंग करो, क्योंकि जी एक्चुअल जी ट्रेडिंग से आपको आपके अंदर जो भावनाएं उमड़ती हैं ना, अंदर मेरे क्या जी हो रहा है। जी जैसे मेरे पास यहाँ मेरे ट्रेडिंग रूम में कई लोग आते जाते रहते हैं, तो उनमें से एक दो तो ऐसे हैं जो कि ट्रेड लेने के बाद कुर्सी पे बैठ नहीं पाते। वो खड़े होके कमरे में घूमने लगते हैं कि हाय हाय ट्रेड ले लिया, अब चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आ, ये ये एक्चुअली टू वे प्रोसेस है कि बाजार जो कर रहा है वो तो आपके बस में नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो आपके बस में है कि नहीं है। तो जी मैं इस चीज का भी एहसास आदमी को जब वो एक्चुअल ट्रेड लेता है तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। जी जी मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ स्ट्रिक्ट, अगर हिट हो गया तो फिर मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। थैंक यू सर। स्टॉप लॉस लगाना भी ना अपने आप में एक कला है, और पर्टिकुलरली जैसे अगर आप किसी कंसोलिडेशन के बाद वाले ब्रेकआउट को पकड़ते हो तो स्टॉप लॉस जो है वो पहचानना आसान हो जाता है। अब जी जैसे पीयूष ने ये आइनॉक्स विंड की बात बताई, और आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये 3 कैंडल जो थी, ये वीकली चार्ट है, ये 3 कैंडल एक कंसोलिडेशन दिखा रही थी, और इस करंट कैंडल ने इस कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट दिया है। तो इस कंसोलिडेशन का आपको स्टॉप लॉस लगाना आसान है कि हम ये जो लाल वाली कैंडल है इसके नीचे में स्टॉप लॉस लगा लेंगे। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा महारत की जरूरत नहीं है। इसको जी छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे तो फिर वहां भी हम चाहें तो वहां पे कंसोलिडेशन देख के अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ये कोशिश करना कि
शुरुआत में ट्रेड कंसोलिडेशन वाले करो, और उसका बेसिक रीजन ये है कि स्टॉप लॉस पकड़ना आसान होता है और छोटा स्टॉप लॉस होता है। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम राकेश भाई। गुड आफ्टरनून सर, सर। बात से मनु। Manu, how could you find time during office hours? सर ऑफिस नहीं है सर, मैं तो छुट्टी लिया था, पूरा साल भर का छुट्टी बचा है सर। Very good, very good. So nice to hear your voice. सो मैं ये देखा नहीं कि कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं, मैं तो आवाज से ही सब लोगों को पहचान रहा हूँ। एंड आई वाज थिंकिंग कि मनु का तो ऑफिस होता है, वो कैसे आएगा। और बताओ कैसे हो। हेलो। सर ट्रेडिंग इज गोइंग वेल सर, डूइंग गुड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई लॉस नहीं है सर, एंड वी आर एक्टिव। अपना ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में, हम शेयर कर देते हैं ट्रेड्स वगैरह। वो आपके सर पास सरप्राइजिंगली कमलजीत दीपक लोहान इज द स्टार परफॉर्मर सर। कहीं कमलजीत सर और ये क्या बोलते भी नहीं, बट कहीं नहीं है, दीपक लोहान जी है स्टार। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, अभी दीपक से बात हुई मुझे काफी दिन हो गए। ही हैड कॉल्ड मी ऑन दिवाली आई थिंक। हाँ, तो मैं उसके साथ मजाक कर रहा था दैट ही हैड कम विद अ वेकेंट स्लेट। उसकी जो दिमाग की जो स्लेट थी ना, उसको कुछ नहीं पता था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो उसकी स्लेट पे जो मैंने लिखा हुआ है बस वो वही लिखा हुआ है। बाकी लोगों के, बिकॉज उनके अपने एक्सपोजर्स हैं, अपने खुद के अनुभव हैं, तो उसके ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है वो उनके पुराने लिखे हुए के साथ में कभी कभी बीच में गडमड हो जाता है, कहीं कहीं बीच में जो है वो उतना साफ नहीं रहता। फिर वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जो पुराना आदमी है ना, वो एक्सपेरिमेंट भी करता रहता है कि इस बार मैं कैश नहीं करूंगा, इस बार मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, या इस बार मैं कॉल खरीदूंगा। अब आप ये देखो, मैं एक छोटा सा अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मुझे दिमाग में इसलिए आ रहा है कि मैं दिसंबर के महीने में एक्सिस बैंक देख रहा था कि एक्सिस बैंक चलेगा, और वो पूरा दिसंबर के महीने में नहीं चला। बल्कि मैंने उसके अंदर एक कॉल भी दी थी कि 660 की कॉल खरीदो दिसंबर में, बट विद इन नेक्स्ट 2 डेज मैंने कहा कि भाई इससे बाहर आ जाओ बिकॉज इट इज नॉट मूविंग। वो आज चला है, और जिस दिन मैंने वो कॉल खरीदी थी उस दिन मैंने वो कैश में भी खरीदा था। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने वो 611 या 612 रुपए का खरीदा था। आज वो 10% का रिटर्न मुझे दे रहा है। तो जब हम टेक्निकली किसी चार्ट को, किसी स्टॉक को पकड़ लेते हैं, तो वो कब चलेगा वो लेके थोड़ी सी हमेशा गफलत रहती है, पर्टिकुलरली जो एफ&ओ वाले स्टॉक हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ऑपरेटर है वो पहले कोशिश करता है कि बाकी लोगों को थका के उतारे और फिर उसके बाद चले। तो आज मार्केट ओवरऑल जो है वो थकी हुई है, लेकिन एक्सिस बैंक जो है वो आज 6% चला हुआ है, और मैं देख रहा हूँ सामने, मैंने इसमें 659 पे बेचने की बिड डाली थी। वो मेरा कैश वाला मामला आज बिक गया। इट टुक मी ऑलमोस्ट 25 ऑड सेशंस, लेकिन वो कैश में लिया वो जो मामला था, इट हैज गिवन मी प्रॉफिट। So there is some news about FI buying Axis 4% जो गवर्नमेंट स्टेक है, FI बाइंग का कुछ न्यूज था आज शायद। ये न्यूज जो है, ये कब कौन निकालेगा, छोड़ेगा उस न्यूज को, हमको वो सब पता नहीं है। लेकिन एक्सिस का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो इट वाज अ वेरी क्लियर, जो चीज हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं। एक्सिस बैंक में आप ये देखो, इट वाज सच अ क्लियर कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट, है ना। तो ओनली थिंग वाज कि जब की बात कर रहा हूँ, वो ये वाला पॉइंट था। मैं इसको वापस ले जाता हूँ, और ये आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि हाँ यार, यहाँ से इसको चलना चाहिए, और यहाँ से चल के ये जो अगला वाला स्विंग पॉइंट है, ये यहाँ तक इसको जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन 1, 2, 3 हफ्ते का था, ये 3 हफ्ते की बजाय 5 हफ्ते चला, बल्कि 3, 4, 5, 6 हफ्ते चला, और उसके बाद फिर ये देखो इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये
जो फॉर्मेशन है हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ कि नीचे से बढ़िया मूव आ रहा है, उसके बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है और फिर ब्रेकआउट आ रहा है। सच ट्रेड्स आर वेरी नाइस ट्रेड्स। लेकिन कई बार हम, जैसे मैंने बताया कि भाई मैं यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहा था इसको ऊपर जाने का, यहाँ पे नहीं गया और उसके 1 महीने बाद गया, पर गया तो जो दीपक लोहान वाली आप बात कह रहे हो, दीपक ट्रेड्स ओनली इन कैश एंड आई थिंक वो कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी काम करता है, उसके पास इतना स्क्रीन का पे बैठने का टाइम नहीं होता। हम लोग धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में कभी कॉल खरीदते हैं, कभी फ्यूचर खरीदते हैं, कभी फ्यूचर खरीद के पुट बेचते हैं, कभी नीचे की कॉल खरीद के ऊपर की कॉल बेचते रहते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट भी चलते रहने चाहिए, उनसे एफिशिएंसी सूनर और लेटर इम्प्रूव होती है। सर बाकी मेरा पोस्टिंग आ गया सर, आई एम गोइंग टू जामनगर। अच्छा, चलो फिर जामनगर जाओ। एंड ऑफ दिस और मंथ आई विल बी मूविंग आउट फ्रॉम दिल्ली। वहां से वो अपना ये रण कितनी दूर है, वो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है? और हाँ सर, वो है सर, भुज में है वो, बट रन जस्ट ऑफ नियर बाय। कच्छ, रन ऑफ रण ऑफ कच्छ। कच्छ कितनी दूर है वहां से सर जामनगर? ज्यादा नहीं है सर, यू कम एट माई प्लेस, स्टे देयर एंड गो, हार्डली एनी डिस्टेंस। डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली दैट अपॉर्चुनिटी। गो ऑन फुल मून ओके डे सर। सर। ओके, ठीक है, आपका लगता है अच्छा एक्सपीरियंस है। चलिए 3 बज रहे हैं, किसी और के पास कोई और सवाल, कोई और बात? सर नवजोत बोल रहा हूँ सर। हाँ जो क्या हाल है गिन्नी भाई? बढ़िया सर, आप बताइए सर। सब ठीक चल रहा है? हाँ जी सर, बढ़िया चल रहा है। बता क्या पूछना है तुझे? टाटा मोटर सर देखोगे? हाँ बिल्कुल देख लेते हैं टाटा मोटर। टाटा मोटर ने भी देख कितना बढ़िया कैंडल बनाया है ये, लेकिन अब बात वही है कि ये एक बार यहाँ पे अटकेगा जरूर। तो ओवरऑल ये बढ़िया स्टॉक है, बॉटम आउट हो चुका है और 200 के आसपास एक बार अटकेगा, मगर बाई ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वाला जो कैंडल का लो है 156, अब किसी दिन कोई पैनिक होगा तभी ये 156 दिखाएगा, अदरवाइज ये 200 पे अटक के, और मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग टाइम ये 184 और 200 के बीच में थोड़ा सा समय बिता सकता है। ओके सर, तो मैंने कॉल रेशो बनाई है। हैं? कॉल रेशो बनाई है सर इसमें मैंने। क्या बनाया? सर कॉल रेशो। हाँ वो क्या कॉल रेशो है, कहाँ की कौन सी खरीदी है, कौन सी बेची है? सर 190 की बाई भी है। हाँ हाँ जी सर, चल तो उसमें सर सबको एक बेची है मैंने 200 की सर। सबको बताना नहीं चाहता तू है? नहीं सर, एक 200 की बेची है, 215 की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी रेंज, ये जो रेंज है इसी रेंज में रहेगा, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सर, नेट डेबिट 0 ही बना है। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सर। और बताओ, किसी के पास कोई सवाल है, वरना फिर अपन रुखसत लेते हैं। सर गुड आफ्टरनून, अनीश ठक्कर बोल रहा हूँ। कमिंस इंडिया के बारे में पूछना था सर। ब्रेकआउट लग रहा है, 650 का टारगेट लग रहा है 600 का स्टॉप लॉस के साथ, आपको क्या लग रहा है? अभी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, सही पकड़ा है आपने, सही पकड़ा है। आप ये देखिए, मेरी पुरानी खींची हुई लाइनें आपको दिख रही होंगी। इसको मैं एक बार लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं। आप ये देखिए, ये पुराना 596, 595, इसके ऊपर इसने ये ब्रेकआउट दे दिया है। तो एक बार ये 700 के आसपास में ये वाला लेवल आप देखो कि ये जो करंट ये जो पॉइंट है वो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस आप ये मान के चलो 95। ओके, तो अब इसको मैं कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करूं, आपको यही करना है बस। ये नीचे से मुझे RSI भी स्ट्रांग लग रही है और वॉल्यूम भी ठीक है, तो आई थिंक इट इज गुड पिक।
और ये बेसिकली 5 हफ्ते का 1 2 3 4 5 वीक कंसोलिडेशन था। अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो ये 700 रुपए तक तो अपने को जाना चाहिए आराम से। राइट सर, राइट। थैंक यू सर। ओके सर महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक बार अपना नाम भी बता दें भाई, मुझे लोगों के सुरेश नाम जानने का थोड़ा सा शौक रहता है, फिर मैं उसकी आवाज से उसका नाम पहचानता हूँ। सुरेश शर्मा सर। ठीक है सुरेश भाई, समझ गया मैं। सुरेश जी, ये जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ समझ रहा हूँ सर। ये थोड़ा सा और यहाँ अटक सकता है, लेकिन अगर ये 803 805 के ऊपर बंद होना शुरू होता है तब अच्छा ब्रेकआउट आएगा, है ना। तो अभी भी वैसे इसको अगर मैं यहाँ पर एक सप्लाई जोन मार्क करूं तो ये जो यहाँ पे अटका था ये इसी सप्लाई जोन की वजह से अटका था, पर इसमें एक्चुअल ब्रेकआउट आप जो है वो 805 के ऊपर मान के चलना। अभी ये ब्रेकआउट आया नहीं है सर। डेली कैंडल पे देख के मेरे को बताइए सर, थोड़ा मैंने पोजीशन बनाया जनवरी के लिए। देखो ये जो हमने ये जो 2 लाइन मार्क करी, ये भी डेली पोजीशन पे भी वो लाइनें तो वैसी ही रहेंगी ना। तो अगर आपने ब्रेकआउट के लिए खेला है तो वो ब्रेकआउट आपको 805 के ऊपर ही मिलेगा। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा तेजी नहीं मिलेगी, अटकेगा स्टॉक आके बार बार। आपको बस ये देखना है कि अब जो लेटेस्ट जिस पॉइंट से ये निकला है, यस सर, ये इस वाली कंसोलिडेशन से निकला है, देखो डेली चार्ट में। यस सर। तो अगर आपकी जगह मैं हूं तो अब ऐसे मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे इसके अंदर ऑप्शंस की क्या पोजीशन है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये 700 और 800 के बीच में काफी समय बिताएगा। तो अगर इसमें कोई ऐसा रेशो स्प्रेड बनाए जो कि इस रेंज के अंदर रहे, या कोई शॉर्ट स्ट्रेंगल बना ले, 725 की बेच दें, ऊपर 800 की बेच दें। इसमें अभी इमीडिएटली बहुत तेज मूव आने की संभावना मुझे कम लग रही है इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन की वजह से, जो मैंने ऊपर जो 2 काली लाइनों में मार्क कर रखा है सर। लेकिन जैसे ये 760 क्रॉस करता है और क्लोजिंग दे देता है तो अपने ये समझ सकते हैं कि ये मैक्सिमम 800 तक टच होगा। हो सकता है, क्योंकि आपने जो बात बोली है ना, वो उसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने इग्नोर किया हुआ लग रहा है। यस सर, ये मैंने पीछे का इतना चार्ट नहीं देखा था। का चार्ट नहीं देखा, इसीलिए मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करता हूं और हायर टाइम फ्रेम से देखना शुरू करता हूं। सर अगर ये देखा होता तो मैं घुसता ही नहीं अंदर, ट्रेड भी नहीं लेता इसमें। तो आपके सामने अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान हुआ होगा, अभी भी आप फायदे में ही होंगे। अपनी कन्विक्शन को बढ़ाओ, और जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपके सामने एक सिंसियरिटी के साथ में शेयर किया है। ओके सर। चलिए फिर चलने से पहले एक बार अपने निफ्टी पे फिर से नजर मार लेते हैं। और ये देखिए निफ्टी यहाँ से जैसे कल के सेशन में इसने क्लोजिंग में फिर अपनी ये बाउंड्री को टेस्ट किया था, वैसे ही आज भी दिन में एक बार हल्की सी कमजोरी दिखा के थोड़ा गैप डाउन ही खोला था इसने। उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इसके अंदर हमको कोई कमजोरी नजर नहीं आई है। ये जो मैंने 75 मिनट का चार्ट मार्क किया हुआ है और आरएसआई की ऑसिलेशन मार्क की हुई है, अब अगर ये इसके ऊपर बंद होती है तो कल हो सकता है कि गैप अप के साथ में खुले। ये तो था जी इसका 75 मिनट। अब एक बार डेली भी देख लेते हैं। तो डेली कैंडल ने भी ये जो हैंगिंग मैन जैसी प्रोबेबिलिटी थी उसको कैंसिल आउट कर दिया है। तो इसका नेट मतलब ये है कि अभी जो हमने वीकली चार्ट पर तेजी देखी है वो तेजी कंटिन्यू रहेगी। अभी वीकली चार्ट पे आप देख रहे हैं मोमेंटम बहुत अच्छा है, और
बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं। धर्मेंद्र जी ने आज नोट कमाए कि नहीं कमाए, पता नहीं, वो अपनी बैंक निफ्टी संभालने के चक्कर में भी हमारे साथ रुके हैं कि चले गए। नहीं सर, हूँ, बिल्कुल हूँ सर। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, बढ़िया है। तो देखिए अगली कैंडल, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब ये लेट ब्रेकआउट आता है तो ये 3 सवा 3 बजे तक तो चलता ही है। तो ये चला है, और जो हमने फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ की थी उसका जो पहला लेवल था 1.414 का, यानी 31,765, 31,765 ऑलमोस्ट इसने टच कर दिया, 31,755 दिखा दिया। तो मेरे हिसाब से अभी तो इसमें स्ट्रेंथ है और ये अपने पुराने वाले इस स्विंग के ऊपर ही जा रहा है। तो क्लोजिंग तो स्ट्रांग है भाई। ठीक है धर्मेंद्र जी, बधाई हो आपको। ठीक ठाक जी सर, धन्यवाद। सही समय पे आपने ये ब्रेकआउट पकड़ा। जी सर। तो फिर आज के लिए रुखसत होते हैं। हैव अ गुड डे। कल भी हम 1-2 घंटे के लिए लाइव मार्केट में मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के मन में जो भी सवाल हैं उनका मैं एक ट्रांसपेरेंट, सिंसियर और ऑनेस्ट जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।